रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन सिर्फ यूरोप का ही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक लैंडमार्क था। पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री के लिए एक सबसे बड़ा माइलस्टोन था। यहीं से पूरे विश्व में रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। अब तक यूरोप के कई छोटे छोटे देशों में, कई छोटे बड़े देशों में, अफ्रीका के कई छोटे बड़े देशों में, एशिया कॉन्टिनेंट में कॉलोनियल सिस्टम था। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, इंडो चाइना में फ्रांसीसी थे, अफ्रीका के कई छोटे बड़े देशों में ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगीज, इन लोगों ने वहाँ के रिसोर्सेस का पूरा यूटिलाइजेशन किया, भरपूर यूटिलाइजेशन किया। वहाँ का लेबर पावर, वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेस, इसका यूटिलाइज किया उन्होंने। और उस नेचुरल रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन उन्होंने अपने यहाँ यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किया। क्योंकि 1850 से लेके 1900 का पीरियड ब्रिटेन का गोल्डन पीरियड था, यूरोपियन कंट्रीज़ का गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था। वहाँ पर कॉटन की इंडस्ट्रीज़, मेटल की इंडस्ट्रीज शुरू हो गई, और इन तमाम चीज़ों को लगने वाला जितना भी रॉ मटेरियल था, ये उनको यूरोप के बेशतर देशों में, ख़ास करके बाल्कन स्टेट में आगे 10th में आने वाला है कि बाल्कन स्टेट के अंदर सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, रोमानिया, ये जितने भी छोटे छोटे देश थे, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी। यहाँ पर मेजर प्रोडक्शन होता था, नेचुरल रिसोर्सेज की मेजर अवेलेबिलिटी थी। इसका पूरा फ़ायदा कॉलोनियल्स ने लिया। यानी कुल मिलाकर पूरा यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह कॉलोनियल्स रहे। अब इसकी शुरुआत हुई फ्रांस से। फ्रांस में मोनार्की सिस्टम थी। मोनार्की सिस्टम का मतलब कि धर्म वाली सरकार, यानी जितना भी कारोबार होता था फ्रांस में, वो सारा कारोबार चर्च से किया जाता था। वहाँ का जो फादर था, वहाँ का जो बिशप था, वो अपना सारा कारोबार चर्च से करता था। फ्रांस का राजा था लुइस 16, यानी वहाँ पर राजेशाही थी, किंगशिप। जैसे आज सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया है डेमोक्रेटिक, लेकिन आज भी वहाँ पर किंगशिप, जो राजा है वही राजा अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करता है, उनको इलेक्टेड करता है। वहाँ पर कॉमन इलेक्शन नहीं होता है। जैसा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है तो डेमोक्रेटिक, लेकिन मोनार्की सिस्टम, किंगशिप। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी में बैठा हुआ खलीफा अपनी रियासत के 11 एमिरेट्स के अंदर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 11 रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के फेवर के हों, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उनको उस खलीफा ने अपॉइंट किया है। तो वो 11 खलीफा या वो 11 सुल्तान या वो 11 किंग उस खलीफा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ना कि कॉमन पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कैसा है बच्चों कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है कि जहाँ पर कॉमन पीपल का ध्यान रखा जाए। अब देखो, फ्रांस की भी यही सिचुएशन थी। फ्रांस में जो लुइस 16 था, तो इसने अपने पीरियड में सोशल डिविजन्स बना दिए थे। आपको याद है, हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि 1947 के पहले, ब्रिटिशर्स के पीरियड में या ब्रिटिशर्स से भी पहले, भारत 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें ब्राह्मण ज्ञानी था, प्रकांड पंडित था वो।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 कैटेगरीज थे, ये 4 वर्ण थे। देखो बच्चों, इनमें ब्राह्मण पढ़ा लिखा था, प्रकांड पंडित था, वो धर्म का ज्ञानी था, संस्कृत का ज्ञानी था। क्षत्रिय का काम था अपने आप को सारे देश का, सारे समाज का एक वॉरियर मानता था कि भाई ये इनका काम है सुरक्षा करना, रक्षा करना, क्षत्रिय लोगों का काम था। एक कैटेगरीज थी, एक सोशल डिवीजन था वैश्य यानी कॉमन पीपल, मिडिल क्लास, तुम्हारे हमारे जैसे लोग, साधारण लोग, जिसमें पीजेंट्स, फार्मर, लेबर, सर्विसमैन, वो सारे छोटे तबके के लोग आया करते थे। वो कॉमन पीपल का एक ग्रुप था। और शूद्र यानी सबसे निम्न जाति का समझा जाता था। इन लोगों के साथ में अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता था, अपार्थिट किया जाता था, वर्णभेद किया जाता था। जितने भी काम होते थे, मलिन काम इनसे करवाए जाते थे। सड़कें साफ करवाना, टॉयलेट साफ करवाना, और इनसे दूरी बनाई रखी जाती थी क्योंकि वो कंजर्वेटिव पीरियड था। तो जो सिचुएशन भारत में थी वही सिचुएशन फ्रांस में भी थी। हमारे यहाँ इस फर्क को किसने मिटाया? ये जो 4 वर्ण थे, इसको मिटाया सोशल रिफॉर्मर राजाराम मोहन राय ने। राजाराम मोहन राय ने संबंध कौमुदी नाम का मैगजीन शुरू किया और उस मैगजीन में जितने भी बैड हैबिट्स थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने आर्टिकल्स लिखे और लोगों में एक नया इंस्पिरेशन जागा। लोगों को उन्होंने जागृत किया कि भाई अनटचेबिलिटी गलत है। अब फ्रांस की बात है तो फ्रांस भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था। फ्रांस की जनता 3 हिस्सों में डिवाइड थी। वहाँ पर भी सोशल डिवीज़न था। पहले वाला डिवीज़न था क्लर्जी। What is mean by clergy? A group of people, they are involve a special function of church, they are called clergy। यानी वो लोग, वो स्पेशल लोग, वो ख़ास लोग जो चर्च के कामों में इन्वॉल्व हुआ करते थे, उन्हें कहा जाता था क्लर्जी। यानी वो धर्म से जुड़े हुए लोग थे। सेकेंड, नोबल एंड एरिस्टोक्रेसी। फ्रांस का दूसरा सोशल डिवीज़न था नोबल एंड एरिस्टोक्रेसी, यानी ऊंची बिरादरी के लोग। कैपिटलिज्म, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर्स, इन लोगों को इसमें शामिल किया गया था। और फ्रांस का तीसरा तबका था बच्चों कॉमन पीपल, यानी ये वैश्य। हमारे भारत का जो वैश्य था वो कॉमन पीपल। दिस कॉमन पीपल दे आर इंक्लूडेड लेबर, फार्मर, टीचर्स, लॉयर्स, ऑल सर्विसमैन, पोटर, बेगर, आर्टिसंस। ये वो सारे लोग थे जिनको कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, जिनके अपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं थे, इनको कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, इनके अपने कोई मानवाधिकार नहीं थे, इनको किसी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता था। कुल मिला के कॉमन पीपल को सबसे नीचे के तबके में रखा गया। अब और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि फ्रांस का ये जो क्लर्जी सोशल डिवीज़न है और ये नोबल एरिस्टोक्रेसी, दे हैव नो पेड अ लॉट ऑफ टैक्सेस। इनको कोई टैक्सेस पेड नहीं करना पड़ता था। सारे टैक्सेस कॉमन पीपल को पेड करने पड़ते थे। बेचारों को मजदूरी के रूप में थोड़ा बहुत पैसा मिलता था और उस पैसों के बदले में, उस मजदूरी के बदले में उनको टैक्सेस भी गवर्नमेंट को पेड करना पड़ता था। और ये सारा टैक्सेस लुईस 16 के ट्रेजर में जमा होता था।
क्योंकि लुइस 16 दे आर सफरिंग अ लग्जरियस लाइफ, वो बड़ी राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जी रहा था। यानी ये जो सोशल डिवीज़न था, ये सोशल डिवीज़न ने फ्रांस के अंदर एक क्रांति पैदा की। अब देखो, जैसे हमारे यहाँ रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? वो लोग जो वायलेंट पे भरोसा करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जाफेकर, ये जितने भी लीडर्स थे, ये सब वायलेंस पे भरोसा करते थे। उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ों को गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की, आज़ादी की लड़ाई शुरू की। इधर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की और एक नई क्रांति लाए। भगत सिंह ने असेंबली के ऊपर बॉम्बिंग की और अंग्रेज़ों में एक दहशत पैदा की। और ऐसे कई छोटे बड़े एग्जाम्पल है दोनों तरफ के, एक नरम दल वाला एग्जाम्पल और एक गरम दल वाला एग्जाम्पल। अब इधर नरम दल में वो लोग थे जो नॉन वायलेंट थे, जो नॉन वायलेंट और ट्रूथ पर भरोसा करते थे, सत्य और अहिंसा, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सारे लोग थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये वो सारे लोग थे जो फिलोसोफर्स थे, जो कलम की ताकत पे भरोसा रखते थे, तलवार की ताकत पर नहीं। यानी आज़ादी दो तरीके से हासिल हुई हमें, एक कलम की ताकत से और तलवार की ताकत से। तो ये कलम पर बिलीव करने वाले लोग थे, ये फिलोसोफर्स थे। लिटरेचर, इन्होंने लिटरेचर लिखे, जैसे महात्मा गांधी ने हरिजन न्यूज़पेपर लिखा, राजा राम मोहन राय ने समुद्र कौमुदी मैगजीन बनाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर शुरू किया। मराठी न्यूज़पेपर था ये, जो पुणे से प्रकाशित किया जाता था। यानी सब अलग अलग तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अब यहाँ पर कॉमन पीपल जो था फ्रांस का, इस कॉमन पीपल ने भी मिलकर लुइस 16 के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन शुरू किया गया। और इस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई जैकोबिन क्लब से। जितने भी कॉमन पीपल थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, लेबर, पीजेंट्स, फार्मर, तमाम कॉमन पीपल लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाई। अब जैकोबिन क्लब को ऑपरेट करने के लिए उनको एक लीडर भी मिला, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब एक क्लब थी, एक पार्टी थी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। Every day all common peoples, they are gathered on one platform and they have discussed about the political, economical and social activity of France daily. Every day they are gathered on one platform and they have discussed about the France conditions. तो देखो, फ्रांस के अंदर बदलाव आया, फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई जैकोबिन क्लब से।
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जैसे ही वो पावर्स में आया, जैसे ही उसकी गवर्नमेंट आई, तो फ्रांस में बदलाव आया। यानी फ्रांस में लुइस 16 की सरकार ख़त्म होने के बाद एक नई सरकार बनी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की सरकार। वो सरकार जो कॉमन पीपल के लिए बनी हुई थी, उसमें कोई सोशल डिविजन्स नहीं थे। नो क्लर्जी, नो नोबिलिटी, नो एरिस्टोक्रेसी, नो कॉमन पीपल, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया।